अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद आशिन कमर हूँ। आप जानते हैं कि मैं आपको कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। आज मैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर को कवर करेंगे। तो हमारे पास बेसिक 4 ऑपरेशंस हैं। इनपुट ऑपरेशन है, और प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट होता है और स्टोरेज होती है। आपको पता है कि सबसे पहले जो है वो हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी हमने ये कहा था कि कंप्यूटर एक मशीन है जो कि डेटा को रिसीव करती है। कोई भी मशीन है वो इनपुट लेती है, तो ज़ाहिर बात है कंप्यूटर को जब हमने मशीन कहा है तो ये भी एक मशीन है, लेकिन ये क्या है, ये डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। तो जाहिर बात है कोई भी मशीन अगर इनपुट लेती है तो इसको भी इनपुट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको जो हम इनपुट देते हैं वो हमारे पास किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, वो वीडियो फॉर्म में हो सकता है, वो इसके अलावा जो है वो आपका टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, वो ग्राफिक फॉर्म में हो सकता है। तो डेटा जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो हम जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हमने जो इनपुट लेनी है वो हम कीबोर्ड और माउस के ज़रिए ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस भी हैं, जैसे कैमरा है, जैसे जो है वो वीडियो कैमरा है। फिर इसी तरह हमारे पास स्कैनर्स मौजूद हैं जिसके थ्रू हम इनपुट्स लेते हैं। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने ना पढ़ा हो तो वो दोबारा जो है वो मुझसे इसके मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद जब इनपुट किया जाता है तो उसके बाद जो है वो डेटा जो है वो प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के पास चले जाते हैं। वहाँ पर हमारे पास सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करता है, क्योंकि जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इंस्ट्रक्शंस भी हम आइदर या तो हमने पहले से स्टोर की होती हैं हार्ड डिस्क के अंदर, वो हम आगे पढ़ेंगे। वहाँ से जो है वो प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू के पास आता है। अब सीपीयू जो है वो जब उसे प्रोसेस करता है वो उसे, अब यहाँ पर जो है अकेला प्रोसेसिंग में अकेला प्रोसेसर ही नहीं होता बल्कि हमारे पास सिस्टम यूनिट होता है। मैंने जब लास्ट टाइम आपको बताया था तो मैंने कहा था सिस्टम यूनिट एक अलग चीज़ होती है। मैंने ये बताया था कि जो सिस्टम यूनिट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होते हैं सीपीयू, दूसरा होता है मेमोरी और तीसरा होता है मदरबोर्ड। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होती हैं, ठीक है। इस लिहाज से वो सिस्टम यूनिट में आता है। और सिस्टम यूनिट हमारे पास वो चीज़ें वो कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी है। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि जो पिछला भी है वो भी साथ साथ रिवाइज करूँ। होता ये है कि जो सिग्नल है वो आपका इनपुट से जो है वो प्रोसेसिंग के लिए चले जाता है किसके पास, सीपीयू के पास। तो जब वो सीपीयू के पास जाता है वहाँ पे प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस करने के बाद डिसाइड करता है वहीं पे वो जो है प्रोसेसिंग में वो उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन वो डिसाइड करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है परफॉर्म करनी है। उसके बाद वो क्या करता है कि उसके बाद वो या तो आउटपुट के लिए भेज देता है या स्टोरेज के लिए भेज देता है। अगर उसने फ़ौरन कोई चीज़ दिखानी है तो उसको आउटपुट के लिए भेज देगा। आउटपुट के लिए वो उसको आउटपुट डिवाइसेस के पास भेजेगा। आउटपुट डिवाइसेस जो हैं कौन कौन सी हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसमें मॉनिटर्स हैं, इसके अलावा प्लॉटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं। मॉनिटर्स जो हैं वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है और जो प्रिंटर और प्लॉटर्स हैं वो हार्ड कॉपी आउटपुट होते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होती है, जो टेम्परेरी हो, जो बार बार चेंज हो, वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होती है। और जो चेंज ना हो वो हार्ड कॉपी आउटपुट होती है। जैसे प्रिंटर और प्लॉटर की जो आउटपुट है वो हार्ड कॉपी आउटपुट है, मॉनिटर की जो आउटपुट है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। और स्टोरेज ऑपरेशन होता है। स्टोरेज ऑपरेशन कौन करता है? स्टोरेज ऑपरेशन जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि हमें बार बार जो है इंस्ट्रक्शंस ना देनी पड़े और बार बार जो है वो हमें डेटा ना देना पड़े। और अगर हमने एक दफ़ा प्रोसेस कर लिया है तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टोर रहे ताकि हमें बार बार सेम प्रोसेस ना करना पड़े। तो स्टोरेज से ये फ़ायदा होता है कि आपका एक तो टाइम बच जाता है, फिर दूसरा ये कि आप उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर रीप्रोसेस किए। बग़ैर आपको दोबारा से डेटा जो है हर दफ़ा देने की ज़रूरत नहीं, वो आपने एक दफ़ा स्टोर कर लिया तो फिर आसान है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जी मैंने 100 स्टूडेंट्स के नंबर लिए, ठीक है। अब हुआ ये कि जब मैंने 100 स्टूडेंट्स के नंबर लिए हैं, अब मैंने उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है। अब मैं
मैंने वही नंबर दोबारा एंटर करने हैं, तो बजाय इसके कि मैं दोबारा वो एंटर करूं, उसको मैं एक फ़ाइल की सूरत में स्टोर कर लूँगा और फिर मैं अपने कंप्यूटर से कहूँगा कि आपने इस जब प्रोसेसिंग का टाइम आएगा तो मैं उसको दूंगा ताकि वो उसको प्रोसेस करे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा था बेसिक ऑपरेशंस के बारे में। इसके बारे में हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम दोबारा जो है वो मैंने इसको कवर कर लिया है, तो इंशाल्लाह ताला ये मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो जाएगा। हमने जब शुरू में पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि कंप्यूटर के अंदर शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने कहा था कंप्यूटर जो है कंसिस्ट करता है दो चीज़ों पे, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। यहाँ पर हमारा हार्डवेयर कंप्लीट हो गया, अब हम सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमने शुरू में पढ़ा था कि वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि क्या करना है। अभी हमने जब पहले बात की पिछले ही सेशन में कि जी प्रोसेस जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो क्या होते हैं, तो उसमें हमने जो चीज़ें कवर की उसमें जब मैंने आपको ये बताया कि प्रोसेसर प्रोसेस परफॉर्म करता है, वो किसके मुताबिक करता है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के मुताबिक करता है जो कि सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कलेक्शन सिस्टम्स, फिर इसमें दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, कंप्यूटर की रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। और अगर आपके कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो काम नहीं करेगा। इसमें फिर हमारे पास चार तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम है और लैंग्वेज प्रोसेसर हैं। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे आते हैं तो जैसे वर्ड ऑपरेटिंग का मतलब क्या है, ऑपरेट का मतलब होता है चलाना। तो ऑपरेटिंग का मतलब है कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को चलाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो अगर हम जो है वो हमने कोई भी चीज़ चलानी है, कंप्यूटर को चलाना है, तो कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैंने शुरू में बताया था कि अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम के चार बेसिक कंपोनेंट्स हैं या चार यूनिट्स हैं। एक हमने कहा था हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, और मैंने क्या बताया था, डेटा होता है जिसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी होती है, और यूज़र होता है। अब इन तमाम चीज़ों को कैसे वो आपस में कनेक्ट करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरऑल कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं उसको कंट्रोल करता है। तो हमारा कोई भी काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर नहीं चल सकता। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मुख्तलिफ है, जैसे आप अपने मोबाइल में एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। घरों में अगर देखें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, फिर इसी तरह डॉस है, फिर इसी तरह विंडोज़ है। ये सारे जो हैं वो क्या हैं, ये मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अगर हम जो हैं वो इनके काम देखें तो इनके काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम चीता कामों की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमने अभी जो बेसिक ऑपरेशन पढ़े हैं, जैसे इनपुट को ऑपरेशन है। इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको इनपुट डिवाइसेस चाहिए। अब आउटपुट को ऑपरेशन करने के लिए आउटपुट डिवाइसेस चाहिए। स्टोरेज को ऑपरेशन करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि तमाम जो हमारे पास हार्डवेयर है उसको कंट्रोल करता है और उनको आपस में कोऑर्डिनेट करता है। अब होता है ये कि अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये तमाम जो हैं वैसे तो आपका प्रोसेसर कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन उस प्रोसेसर को कौन बताता है कि कैसे कंट्रोल करना है, वो ज़ाहिर बात है इंस्ट्रक्शंस बताएंगे। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो असल में हमारे पास क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा मेमोरी जो है उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि रैम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। रैम के अंदर वो चीज़ें रखी जाती हैं जो कि चेंज होती रहती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें देखता है कि कितनी मेमोरी बाकी है, कितनी मेमोरी जो है वो इस्तेमाल हो चुकी है, कौन सा प्रोसेस जो है या कौन से एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में कहाँ पर रखा जाएगा और किस वक्त कैसे उठाना है। ये सारी जिम्मेदारी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की है। अब इसके अलावा ज़ाहिर बात है कि मैंने अब भी बात की कि स्टोरेज, जब हम स्टोर करते हैं तो जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं। तो डेफिनेटली उसको भी मैनेज करना वो किसकी जिम्मेदारी है, यानी कि हमने कोई चीज़ कॉपी करनी है, कोई चीज़ पेस्ट करनी है,
कोई चीज़ डिलीट करनी है तो ये सारी किसकी जिम्मेदारी है? ये सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। प्लस ये कि आप अब जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ख़ास डॉस था, वो तो सिंगल यूज़र था, उसमें एक वक्त में एक अकाउंट ही बनता था और एक यूज़र ही काम करता था। तो उसके बाद जितने भी हैं वो मल्टीपल यूज़र्स हैं, यानी कि उसके अंदर एक से ज़्यादा यूज़र्स होते हैं। अब ज़ाहिर बात है हर यूज़र के अपना पासवर्ड है, वो देखेगा कि कौन सा यूज़र जो है वो लॉगिन हुआ है, तो उसके मुताबिक जो है वो सारी सेटिंग हर यूज़र की अलग होती है। हर यूज़र का डेस्कटॉप अलग होगा, हर यूज़र के जो हमने उसे अलाउ किया है सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर सकते हैं वो अलग होंगे, तो उसकी सेटिंग्स डिफरेंट होंगी, दूसरे यूज़र की सेटिंग डिफरेंट होगी। तो जैसे जो यूज़र लॉगिन होता है तो उसी के मुताबिक वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी सेटिंग जो है परफॉर्म कर देते हैं। हाँ, इसके अलावा इसमें एक और भी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई हार्डवेयर फेल हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई यूएसबी लगाई है, वो नहीं चलती, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, वो आपको बता देगा कि ये यूएसबी नहीं चलेगी। या अगर किसी के ड्राइवर मौजूद नहीं है या कोई हार्डवेयर प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, तो वो बता देगा कि ये जो हार्डवेयर है प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। तो हमने इसमें जो तमाम ऑपरेशंस हैं ये जो है क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, टास्क परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो 4-5 टास्क हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये आपने लिखने। उसके बाद सबसे अहम चीज़ कि हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी होती हैं। तो डिवाइस ड्राइवर ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि जो कि डिवाइस को ड्राइव करते हैं, डिवाइस को चलाते हैं। ड्राइवर कौन होता है? ड्राइवर वो होता है जो किसी चीज़ को चलाता है, वो ड्राइवर होता है। तो जाहिर बात है ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि किसी डिवाइस को रन करे, किसी ड्राइवर को चलाने में मदद दे और उसको मैनेज करने में मदद दे, वो डिवाइस ड्राइवर है। ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर में ये फ़र्क है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पर्टिकुलरली किसी एक पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है। जो डिवाइस ड्राइवर है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डिवाइस को मैनेज करता है। अगर आपका डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा तो वो डिवाइस काम नहीं करेगी। एक और फैसिलिटी जो आई है वो पहले नहीं थी, प्लग एंड प्ले की। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी चीज़ लगाई है, कोई भी डिवाइस लगाई है, वो फौरी तौर पे कंप्यूटर्स को डिटेक्ट करता है कि ये यूएसबी लगी है, ये फलां चीज़ लगी है। उसके बाद उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पास खुद से एक डेटाबेस होता है जिसके अंदर ड्राइवर्स मौजूद होते हैं। अब वो उन ड्राइवर्स को चलाने की कोशिश उसको उठाता है, अगर उसके पास मौजूद हो तो वहीं से इंस्टॉल कर लेता है, अगर नहीं है तो आपको बता देता है कि मौजूद नहीं है, आप इसके ड्राइवर्स बताएं कि कहाँ पर हैं। अब ये फैसिलिटीज़ भी आ गई है कि हम ऑनलाइन जो है सर्चिंग पे लगा दें, वो खुद बहुत ड्राइवर्स उठा लेता है। या अगर आप इंटरनेट पे चले जाएं तो वो आपको कहता है कि हर एक, जैसे HP का है तो उसकी अपनी वेबसाइट है, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे एक इसका सर्विस टैग लिखा होता है। वो जैसे वो सर्विस टैग लिखेंगे उसको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसके अंदर फलां डिवाइसेस हैं, फिर आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये नए कंप्यूटर्स में बड़ी अच्छी चीज़ है। ये जो 2007-8 के बाद जो कंप्यूटर्स हैं उसमें ये चीज़ें आ गई, क्योंकि अब इंटरनेट पे हर चीज़ मौजूद है। पहले ये होता था कि पहले साथ जो है ना वो या तो CD दे दी जाती थी या फ्लॉपी डिस्क दे दी जाती थी कि जी इसके अंदर डिवाइस ड्राइवर हैं, इसके साथ आप इंस्टॉल कर लें। उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि एक्चुअली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते। यानी कि वो एक एडिशनली आपके पास जो हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके साथ पास कुछ एडिशनल काम परफॉर्म करते हैं, आपके डिवाइसेस को या जो आपके डिवाइसेस की फंक्शनैलिटी है इसको इम्प्रूव करते हैं या आपको डेली रूटीन काम करने में मदद देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने डिस्क को फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट करने के लिए मेरे पास हम वहीं से फॉर्मेट करेंगे, या फॉर एग्जांपल मैंने फाइल्स वगैरह देखनी है तो उसके लिए फ़ाइल मैनेजर होगा। एक्चुअली फ़ाइल मैनेजर जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो फाइल मैनेजर हर एक का अलग-अलग होता है। इसी तरह जो है वो आपने बैकअप बनाना है ताकि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसे दोबारा रिकवर कर सकें। इसी तरह जो है वो हमारे पास WinZip है। WinZip क्या करता है कि आपकी फ़ाइलों को कंप्रेस कर देता है और जब आप जो है बाद में दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो वो उसको दोबारा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे पास डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज़ हैं जो कि देखती हैं कि हार्डवेयर सही तरह काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे।
और उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए होती हैं। जैसे हमारे पास पुराने ज़माने में रैम बूस्टर आता था, आपके मोबाइल में भी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। इससे एंटीवायरसेस हैं। वायरसेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप इसके बारे में जो है वो 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे ज़िमना ने एक बात बताता है, जब अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हम कौन सा एंटीवायरस इंस्टॉल करें, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बेटा जो आपके अब जो है विंडोज़ के साथ अपना एंटीवायरस आ रहा है, अब वही इंस्टॉल करें। कोई और एंटीवायरस जो है वो आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, जो विंडोज़ डिफेंडर के नाम से आता है और बड़ा बेहतरीन है। अगर आप उसे अपडेट रखें तो आपके तमाम वायरसेस को वही देख लेता है, क्योंकि हमारे पास कोई दुनिया में ऐसा एंटीवायरस नहीं जो कि तमाम वायरसेस को देख सके। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने एंटीवायरस को अपडेट रखें। लास्ट में है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर्स का मतलब, लैंग्वेज का मतलब ज़ुबान है। तो जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो डेफिनेटली क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसके अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं, ठीक है, फिर उसके वर्ड्स आते हैं, फिर उसके सेंटेंसेस आते हैं। तो ज़ाहिर बात है सेंटेंसेस बनाने का सिंटैक्स होता है। हर लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखने का अपना तरीका है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर बेसिकली क्या करते हैं, हमारे लिए हम जनरली जो लिखते हैं वो लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में हम देते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर जो है वो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में नहीं समझता। जो हम अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में देते हैं वो सोर्स कोड होता है, और जो इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 होता है वो ऑब्जेक्ट कोड होता है। यानी कि हम सोर्स कोड देते हैं और हमारे कंप्यूटर को चाहिए ऑब्जेक्ट कोड। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करेगा कि हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश टाइप में जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दी होंगी उसको इन द फॉर्म ऑफ जो है वो कंप्यूटर की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट कोड कहा था उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो मशीन लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर की बेसिक लैंग्वेज है। अब जो लैंग्वेज प्रोसेसर है उसमें हमारे पास इंटरप्रेटर हैं, और जो है वो इंटरप्रेटर के अलावा कंपाइलर हैं और असेंबलर हैं। जो असेंबलर और इंटरप्रेटर है हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। और इसी तरह जो असेंबलर है वो असेंबली लैंग्वेज को के प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अगर किसी ने कोई भी क्वेश्चन करना हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कॉल करके या मुझे मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे अपने जो है एक ऑडियो फॉर्म में, तो मैं आपको वहीं पे आंसर कर दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे मैं ये कवर कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्लासेस जो हैं वो हम ऑनलाइन देखेंगे कि ऑनलाइन लेते हैं क्या करते हैं, ये मैं लेक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।